हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीटेट 2011 का जूनियर का पेपर सोल्व करेंगे। मैं प्राइमरी के सारे सीटेट के पेपर सोल्व करा चुकी हूँ 2011 के। अगर आपने वो मेरे पेपर्स नहीं देखे हैं तो सीटेट 2011 प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। 2011 का पूरा पेपर, हर सेक्शन सोल्व। तो ये पेपर हुआ था 26 जून 2011 को, जिसका हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ये पियाजे का क्वेश्चन तो हर सीटेट में ही आना है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी थी: संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, अमूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। अब इन्होंने बात की है पहली अवस्था की, यानी कि जन्म से 2 वर्ष। संवेदी, इसका मतलब है संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था को इंद्रियजनक कामक अवस्था भी कहा जाता है, या फिर सेंसरी मोटर कह सकते हैं। ये अवस्था वो होती है जिसमें बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है। इतना छोटा बच्चा होता है तो अपनी इंद्रियों के द्वारा ही सीख सकता है, जैसे कि आँख, नाक, त्वचा, इनके द्वारा ही सीखता है बच्चा जन्म से 2 वर्ष। सेकंड, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ये सामाजिकरण जो होता है, सोशलाइजेशन, सबसे ज़्यादा कब होता है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड कब बन जाता है? ये बन जाता है किशोरावस्था के दौरान, क्योंकि किशोरावस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं और इसमें सामाजिकरण भी परिवर्तित होता है। इसके अंदर किशोर में अनेक सामाजिक गुण उत्पन्न होते हैं। उसकी समाज के प्रति भक्ति होती है, सामाजिक परिपक्वता उत्पन्न होती है, मैत्री भाव उत्पन्न होता है। तो यह जो भी इसका सामाजिकरण होगा किशोरावस्था में, वो सबसे गहन और जटिल होगा। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। हमारी हेरिडिटी क्या होते हैं? जो भी हमें गुण या विशेषताएं अपने माता पिता से मिलती हैं, उन्हीं को आनुवांशिकता माना जाता है। तो जो ये आनुवांशिकता है, कैसी संरचना है? स्थिर है, परमानेंट है। इसका मतलब हमें अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से कुछ ना कुछ गुण, कुछ ना कुछ विशेषताएं जरूर मिलेंगी, इसलिए इसको स्थिर माना गया है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। अब सीखने के अनेक सिद्धांत है, इसमें एक बात की गई है कि जो केवल अवलोकन, सिर्फ देखने पर ही आधारित है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये है व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत में हम क्या करेंगे? हम दूसरों के व्यवहार को देखते हैं और उसके अनुसार ही अपना व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? इसमें बताना है कि समझ के लिए शिक्षण को क्या शो नहीं करेगा। ये शो नहीं करेगा विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। जब भी हमें कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई पड़े, याद करना, रटना, सूत्र बताना, सूत्रों को याद करना, तो ये हमेशा नेगेटिव आंसर होता है। इसमें बात की गई है नेगेटिव आंसर की, नहीं करता, तो ये ही हमारा आंसर हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? अब ये मोटिवेशन जो होती है, ये 2 प्रकार की होती है, एक इनर, एक आउटर। अब जो बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, उनके लिए क्या सही नहीं है? उनके लिए सही नहीं है कि ये हमेशा सफल होते हैं, उनके लिए ये बात सही नहीं है। अब कोई भी चाहे आंतरिक रूप से प्रेरित हो या फिर बाह्य रूप से प्रेरित हो, ये दोनों पर ही लागू होगा कि वो हमेशा सफल नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति हमेशा ही हर कार्य में सफल हो, उसे असफलता भी मिलती है। उस असफलता के बाद वो कुछ सीखता है, फिर सफलता ग्रहण करता है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए? एक टीचर चाहती है कि उसकी क्लास में जो भी जीनियस बच्चे हैं, उनकी योग्यताओं का पता लग जाए। तो उसके लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए? उसके लिए उसे विशेष अध्ययन के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उन्हें कोई भी स्पेशल क्लास चलाने के लिए उनके क्लासमेट से अलग नहीं करना चाहिए। ये गलत हो जाएगा, इससे दूसरे बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होगी, वे अपने आप को कम समझेंगे।
तो ये टीचर को नहीं करना चाहिए। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। अब छोटे बच्चों में पठन कठिनाई का कौन सा लक्षण नहीं है, ये है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ये इनका लक्षण नहीं है, क्योंकि ये लक्षण है बड़े विद्यार्थियों का। बड़े विद्यार्थियों को समझने में कठिनाई होती है शब्दों और विचारों को। अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को तो इनमें ही कठिनाई होगी। सुसंगत वर्तनी में स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे वो, जैसे कि वर्ण और शब्द पहचानने में प्रॉब्लम होगी उन्हें, पठन की गति और प्रवाह में डिफ़िकल्टी होगी, ये होंगी सब। शिक्षार्थियों का आत्म नियम किसकी ओर संकेत करता है। अब आत्म नियम क्या होता है। आत्म नियम होता है जिसमें जो भी स्टूडेंट होता है, जो भी बच्चा होता है, वो अपने जो उसने सीखा है उसका अवलोकन खुद करना चाहता है कि उसने किस प्रकार से सीखा है, वो क्या सीखने की योग्यता रखता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। वही मतलब हुआ कि शिक्षार्थी स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता है, इसी को ही आत्मनियमन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। इनमें से 3 सीखने के लक्षण हैं और 1 सीखने का लक्षण नहीं है। अनधिगम भी सीखने का हिस्सा है, यानी कि कभी कभी हम कुछ सीखते नहीं हैं, लेकिन वो भी एक सीखने का ही एक लक्षण माना जाता है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ये भी सीखने का लक्षण है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, ये भी एक सीखने का ही लक्षण है। लेकिन व्यवहार का अध्ययन सीखना है, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन होना ही सीखना होता है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद। रचनावाद क्या है, यानी कि कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करना। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। जब बच्चे किसी भी बारे में या फिर दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण रखते हैं, अपने दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं, उसी को ही रचनावाद कहते हैं। कुछ ना कुछ नया सृजन करना, नव सृजन, क्रिएटिविटी करना, वो ही रचनावाद है। अब फिर आ गया सृजनात्मक विद्यार्थी वह है। अब सृजनात्मक क्रिएटिव के बारे में क्या पता लगाना। परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसके हर बार अच्छे अंक आए वो क्रिएटिव होगा। लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ये है जो भी मतलब चिंतन कर सके और किसी भी प्रॉब्लम का समाधान अच्छे से कर सके, वही सृजनात्मक है। अब बच्चे के आगे या किसी भी के भी आगे कोई समस्या आती है तो वह समस्या को दूर करने के लिए अपना दिमाग लगाएगा कि समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। कभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आएगा, कभी कुछ आइडिया आएगा, इसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। हमें कंसेप्ट को जनरेट करना है, तो किसका हिस्सा हुआ, ये हुआ बौद्धिक विकास का हिस्सा। बौद्धिक विकास के अंतर्गत ही हमारे कंसेप्ट का निर्माण होता है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, यानी कि सब, हमें पता ही है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सबकी अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग गुण होते हैं, तो ये एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, यानी कि सबका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक विकास अलग अलग तरीके से होता है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर हमें किसी भी बच्चे का विकास करना है तो सबसे पहले उसका शारीरिक विकास होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट। क्योंकि ये कथन क्या है, अब ये कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। अगर बच्चे का शारीरिक विकास होगा तो उसके साथ साथ उसके अन्य विकास भी होंगे, जैसे मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास इत्यादि। वो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण करता है, ये कथन है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण करता है। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हो गया। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग करता है। इरफान नाम का एक लड़का, उसने कोई खिलौने तोड़ दिए और उसके पुर्जों को अलग अलग कर देता है, तो वो ऐसा क्यों करता है। तो ऐसी उसकी अगर प्रतिक्रिया होगी तो आप क्या रेस्पॉन्स करेंगे। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, वो कुछ जानने की इच्छा करता है, तभी तो उसने खिलौनों को तोड़कर उनके पुर्जों को अलग अलग कर दिया, और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ये शिक्षक की किस बात में सहायता करेगा? अगर हमने विकास के सिद्धांतों को समझ लिया तो ये सहायता करेगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगर हमें विकास के सिद्धांतों के बारे में पता है कि सबका विकास अलग अलग दर से होता है, तो हमें ये भी पता होगा कि जब सबका विकास अलग अलग दर से होता है तो सभी की अधिगम करने की भी प्रवृत्ति अलग अलग होती है, और उनके लिए हमें बहुत से प्रयास करने चाहिए ताकि सभी बच्चे सीख सकें, किसी पर भी गलत प्रभाव ना पड़े। या फिर ऐसा हो कि 2 बच्चे सीख रहे हैं, 4 बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हमें सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, सभी की विशेषताओं पर काम करना है, इंडिविजुअल जो भी उनमें अलग अलग विशेषताएं हैं उन पर वर्क करना है, हमें उन्हें डील करना है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, आई नो। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते। कोई भी 2 स्टूडेंट्स है, ज़रूरी नहीं कि उनकी योग्यताएं भी एक जैसी हों, वो इंटरेस्टेड भी एक ही चीज़ में हो, या फिर उनमें जो भी कौशल है, वो जो भी प्रतिभा है वो एक ही समान हो, सब में अलग अलग होती है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। अब ये कथन क्या हुआ कि ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं हम कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये क्या हुआ? ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है, यानी कि हम भेदभाव कर रहे हैं, एक पुरानी थिंकिंग बना ली हमने, या फिर कहीं से सुन लिया, देख लिया, हाँ पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। जब हम किसी भी एक लिंग को दूसरे लिंग से ज़्यादा ऊपर रखते हैं तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? यह संकेत करता है सीखने का आकलन। क्रिस्टीना अपनी क्लास को किसी भी टूर पर ले गई और उसने वापस आने पर चर्चा की, तो ये होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और अगर वो तभी की तभी चर्चा करती तो ये होता असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी कि एक तरह से 4 हो गया फॉर्मेटिव, और ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया समेटिव, जो कि बाद में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत। इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं वाला सिद्धांत पूछ रहे हैं। ये नहीं वाला सिद्धांत है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का क्या अर्थ होता है? पुनः प्रारंभ करना। और मानव विकास ऐसा तो नहीं होता, एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः प्रारंभ नहीं होगा वो, इसलिए विकास का सिद्धांत नहीं होता। निःशक्त बच्चों के लिए समय की शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। निःशक्त बच्चों के लिए हमने एक समय की शिक्षा की योजना बनाई, तो उसका उद्देश्य क्या है कि नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा, एक तरीके से शिक्षा प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के बारे में कौन सा कथन सही होगा? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगर उसको जो भी सीखने वाला है उसको वातावरण अच्छा मिलेगा, तभी तो वह अच्छी तरह से सीख पाएगा और उसको संतुष्टि मिलेगी, तभी वह ग्रो कर पाएगा आगे। मूल्यांकन, असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ये उद्देश्य होना चाहिए। जब भी हम बच्चे को असेस करते हैं, उसकी जांच करते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि उसकी क्या कमियां हैं उनका पता लगाएं, और उनका पता लगाने के बाद फिर हम उनका उपचार करें। यही इसका असेसमेंट का मेन मोटिव होना चाहिए। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों? जो शिक्षार्थियों ने पहले सीख लिया है उसके रिवीजन और दोबारा से उसको रिकॉल करना ज़रूरी है। ये क्यों होता है ज़रूरी? ताकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समर्थ बनाता है। अब हम कोई भी नई जानकारी लेंगे, कोई भी नया सीखेंगे, और अगर हम पुराना भूलते जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं होगी। हमें नई जानकारी भी लेनी है और पुराने को उससे लिंक भी करना है,
तभी हमारा सीखना प्रभावी होगा और अच्छा माना जाएगा। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए यानी कि जिसमें हमें क्रिएटिव आंसर दे सकें, इसके लिए हमारे पास आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कैसे होते हैं? जिसके बहुत सारे आंसर होते हैं। जैसे कि अगर हम बोलने लगे कि राम कौन था, तो उसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। कोई तो बोलेगा कि राम अयोध्या के राजा थे, कोई बोलेगा राम दशरथ के पुत्र थे, कोई बोलेगा राम लक्ष्मण के भाई थे, कोई बोलेगा राम सीता के पति थे, कोई बोलेगा राम लव कुश के पिता थे। तो इस तरह से ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। इन्हीं के द्वारा क्रिएटिविटी पता चलती है कि बच्चे अपने दिमाग से अलग अलग कितने आंसर दे सकते हैं। शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। बच्चों को किस लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। अब हम शिक्षार्थियों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसलिए तो नहीं प्रोत्साहित करेंगे कि कल क्लास में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन सबको लर्न कर लो, इन सबको याद कर लो, इनका रट्टा लगा लो। ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन के लिए यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो सीखने के लिए आकलन होता है, इसके लिए उचित नहीं है सत्र परीक्षा। क्योंकि सत्र परीक्षा क्या होती है? सत्र परीक्षा वो होती है जो हमारे समेटिव असेसमेंट के लिए होती है, यानी कि जो साल के अंत में किया जाता है वो होता है समेटिव असेसमेंट। और यहाँ पर बात की गई है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण सत्र परीक्षा नहीं है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है कि जो भी इस शिक्षार्थियों के सीखने में जो भी कमियां निकलेंगी तो हम उसके लिए निदानात्मक परीक्षा करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसको कहाँ समस्या आ रही है। जैसे अगर हमें कोई बीमारी हो जाए तो पहले डॉक्टर हमारी जांच करेगा कि हमें क्या बीमारी हुई है, तभी तो उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज करेगा, दवाई देगा। ऐसी बच्चों के साथ बात होती है कि बच्चों की जो भी सीखने में जहाँ जहाँ वो गलतियाँ कर रहे हैं उन्हीं पर हमें वर्क करना है, तभी तो उसकी कमियाँ दूर कर पाएंगे। तो ये होता है समुचित उपचारात्मक कार्य, उसको उसी के अनुसार उपचारात्मक कार्य किया जाता है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखना चाहिए। जो हमारा भारतीय समाज है यहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमें इसे किस रूप में देखना चाहिए? हमें इसे विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। हमें इसको एक रिसोर्स मानना चाहिए कि अलग अलग भाषाएं हैं, हम उन अलग अलग भाषाओं को समझें, सुने, तभी तो हमें उनका ज्ञान होगा। हमें उसे एक चुनौती के रूप में या फिर किसी भी बाधा के रूप में नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे एक रिसोर्स मानना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।